हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे प्रिवेंशन ऑफ द हैजार्ड्स इन हॉस्पिटल, प्रिवेंटिव मेजर्स। हॉस्पिटल में जो भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि स्लिप हो गया, फायर हो गया, कुछ सम एक्सीडेंटल हो गया है ना, तो इस तरीके से पेशेंट की सेफ्टीज वगैरह, तो इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे हजार्ड्स होते हैं, कैसे हम इन्हें ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। आज के पार्टिकुलर इस वीडियोस में हम ये सारे मेजर्स, ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे और किस तरीके से हम इसे कम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो प्रिवेंशन ऑफ द हजार्ड, कैसे हम हजार्ड को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके पहले हम देखते हैं कि हजार्ड्स क्या होते हैं। हजार्ड्स मीन्स जो भी हमारी दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे फायर हो गया है ना, उसके बाद फिर हमारा फायर के बाद पेशेंट आपका स्लिप हो गया, पेशेंट फॉल फ्रॉम स्ट्रेचर, फॉल फ्रॉम व्हील चेयर है ना, समटाइम एक दूसरे से जल्दी में टकरा गए, स्लिप हो करके गिर गए हम फ्लोर पे से, है ना, फ्लोर यदि क्लीनिंग चल रही थी और ध्यान नहीं दिया, हमारा पैर स्लिप हो गया, समटाइम हम पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा पैर स्लिप हो गया, या पेशेंट स्लिप हो गया, या फिर अटेंडेंस हो गए, फायर हो गया है ना, तो एक्सेक्टरा इस तरीके के जो हमारा साइट, हमारा रेलिंग हो गया, बेड से पेशेंट आपका फॉल डाउन हो गया, ड्यूरिंग आपका पेशेंट बेड पे चल रहा तब हो गया, वॉशरूम में हो गया, तो इस तरीके से कुछ हमारे हजार्ड्स होते हैं जो कि हमारे मेडिकल फील्ड में होते हैं। तो उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो मेजर्स होते हैं और जो माइनर्स भी होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो हमको एक निश्चित करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि पेशेंट की सेफ्टी हमारे लिए फर्स्ट होनी चाहिए। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल्स में ये सारे मेजर्स होना चाहिए। और यदि आप एक नर्स हो, राइट, ऐसे नर्स, तो आपकी वहाँ पर क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप कैसे उन्हें यूज़ करोगे, कैसे आपकी टीम को आप ट्रेन करोगे ताकि वो भी उनको इफ़िशिएंटली यूज़ कर पाएँ, राइट। तो ऑल अबाउट हम इसके बारे में देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ द हजार्ड इन हॉस्पिटल। पेशेंट की सेफ्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हमारा प्रोटेक्शन हो गया, पेशेंट का सेफ्टी हो गया, डिस्ट्रप्शन को बहुत कम करना, मिनिमाइज़ करना, इवन उनको स्टॉप करना, प्रिवेंट करना। तो फर्स्ट जो मेजर्स होता है, इसमें हम जनरली देखा जाए तो रेगुलर इंस्पेक्शन। अब जो भी आपके पास केमिकल हजार्ड्स हैं, जो भी आपके पास इक्विपमेंट है पेशेंट की सेफ्टी के लिए, जो भी आपके पास मेजर्स, उनका रेगुलर आपको क्या करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए, उनका निरीक्षण करते रहना चाहिए ताकि वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रहे। या फिर उसका जैसे कुछ हमारे केमिकल्स हैं, तो केमिकल हमारा ओपन तो नहीं रखा है, उसकी डेट एक्सपायरी नहीं हुई है, प्रॉपर तरीके से हैंडल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है ना, या फिर ओवर यूज़ हो रहा है या फिर बहुत ही कम हो रहा है, तो इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। और जो भी मेजर्स होते हैं जो कि पेशेंट की सेफ्टी के लिए हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गए, अप्लायंसेस वगैरह हो गए, तो उन सारी चीज़ों को हमको प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट करना चाहिए ताकि हम जो भी हमारे केमिकल हजार्ड हैं, बायोकेमिकल है ना, तो उनका कंटामिनेशन से और वो वेस्ट से हम वहाँ पर बच सकें। प्रॉपर उनका स्टोरेज होना चाहिए, उनका हैंडलिंग भी जो है प्रॉपर तरीके से हमारा होनी चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट हमारा यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ना। अब जो हमारी पीपीई किट ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सो हमारी किट्स आती हैं जिसके अंदर हमारा पीपीई में हम देखते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ना, यूज़ ऑफ पीपीई। तो पीपीई क्या होता है, पीपीई मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर हजार्ड से, आपका इन्फेक्शन से, इंजरी से, इलनेस से, जैसे कि हमारा गोगल्स होता है मेडिकल में, हमारा कैप होते हैं, मास्क होते हैं ना, हमारे सॉक्स कवर होते हैं, शूज़ कवर होते हैं, फिर हमारी एक गाउन होती है, गाउन के ऊपर हमारी किट होती है ना। तो इस तरीके से हमारा जो रहता है पूरा हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसके अंदर हमारी किट आ जाती है। किट में आता है हमारा हेड कैप हो गया, हमारा हैंड ग्लोव्स हो गए, हमारे ना गोगल्स हो गया, उसके बाद फिर हमारी पीपी किट हो गई, हमारी शूज़ कवर हो गए, एक्सेट्रा। उसके बाद हमारी जैकेट आती है, लेड एप्रिन आती है, सारी चीज़ें किसमें आ जाती है, हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में। तो हम इनका यूज़ करके हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज अदर पर्सन को, और पेशेंट को भी हम उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंजरी से पहले हम खुद को सेव कर पाएंगे, उसके बाद ही फिर हम किसी और को भी सेव इसमें कर सकते हैं। तो इसका प्रॉपर यूज़ कैसे होता है, इसके बारे में भी जो स्टाफ है उसको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कैसे इनको हैंडल करना है, किस तरीके से इनको यूज़ करना है, उसके बारे में पेशेंट को और जो भी आपकी टीम है उनको
इसके बारे में कैसे वेयर करना है, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, गाउन हो गया, एक्सेट्रा, और बायोलॉजिकल जो भी केमिकल्स होते हैं उनके बारे में भी अवेयरनेस होना चाहिए। स्टाफ आपका शुड भी ट्रेन होना चाहिए उन सारी मेजर्स को यूज़ करने के लिए, प्रॉपर हैंडलिंग करने के लिए। अगला है सेफ हैंडलिंग ऑफ शार्प। अब जो भी आपके शार्प मटेरियल है स्ट्रिक्टली आपको उनको सेफ हैंडल करना चाहिए, जैसे कि आपका निडल्स हो गया, स्केल्प हो गया, आपका ब्लेड हो गया ना। तो इस तरीके के जो भी शार्प ऑब्जेक्ट हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सर्जरी के दौरान कट आउट करने के लिए, तो उनको आपको स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी ऑपरेशन दिया या किसी को भी इंजेक्शन मारा और कहीं भी उसको फेंक दिया ना। तो जो भी आपका डिस्पोजेबल बकेट है जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग उसको आपको डिस्पोज करना चाहिए, उनको आपको सेग्रीगेट करना चाहिए जिस भी बकेट में वो जाना है, जिसके अकॉर्डिंग भी आपका प्रोटोकॉल है यू शुड फॉलो, राइट। तो आपको उनको फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके से हम कम कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, यदि हम फॉलो करेंगे सिस्टमेटिक मेजर को अकॉर्डिंग टू सिस्टम, हम उसको डिस्पोज करेंगे सिस्टमेटिकली, तो भी हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। अगला है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। अब रेगुलरली आपका जो टीम मेंबर हैं, आपका स्टाफ है, उनको जो भी हमारे सेफ्टी टूल्स हैं उनको किस तरीके से फॉलो करना है, उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए, उनको रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह देनी चाहिए, बाकी वो ट्रेन रहे। इन केस कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर नॉन इमरजेंसी में भी कैसे हमको हैंडल करना है, यूज़ कैसे उनको करना है, तो प्रॉपर आपका स्टाफ शुड भी ट्रेन होना चाहिए। जैसे इन केस फायर हो जाती है तो फायर के समय पर फायर एक्सटिंग्विशर है उसका आपको कैसे यूज़ करना है ना, उसको आप कैसे जो अग्निशामक यंत्र होता है कैसे यूज़ करना है, उसका ओपन कैसे करना है ना, कैसे हैंडल करना है, प्रॉपर उसके बारे में हमको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, राइट। ये सोच करके कि कभी भी इंसिडेंस हो सकता है, कभी भी फायर हो सकती है, कभी भी हजार्ड्स हो सकता है, तो प्रॉपर हमको उसके बारे में ट्रेन होना चाहिए, हमको उसके बारे में नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए, ताकि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ पाए तो हम इसलिए उसे हैंडल कर सकें, राइट। तो ये जो मेजर चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमने बात करा, मुख्य रूप पर जो आमतौर पर मोटे मोटे तौर पर जो हमारी आ जाती है, रेगुलर इंस्पेक्शन हमको करना होता है, यूज़ ऑफ पीपीई किट, सेफ हैंडलिंग, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। अब हम देखेंगे प्रिवेंटिव कुछ हमारे मेजर्स होते हैं रिलेटेड टू पेशेंट, रिलेटेड टू स्टाफ, रिलेटेड टू नर्सिंग, कैसे हम उनको शिफ्ट करते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं जो पर्सनल के लिए हम यूज़ करते हैं, मेंटेन करते हैं, जैसे कि फायर ड्रिल एंड ट्रेनिंग, राइट। तो जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनसे रिलेटेड हमारी पेशेंट को इनकेस फायर हो गई तो कैसे हमको इवैक्यूएट करना है, और फायर जो भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर है उनको आपको कैसे यूज़ करना है, उसके बाद फिर स्मोक डिटेक्टर होने चाहिए, साथ ही साथ फिर फायर के लिए जो नोजल लगे रहते हैं पाइपलाइन ना, मोटर से जो पानी आता है, तो उनको हमको कैसे ऑन करना है, कहाँ पर उसका स्विच है ना, किस तरीके से हमको हैंडल करना है। तो ये सारी आपकी टीम जो है आपकी शुड भी ट्रेन होना चाहिए, पूरी तरीके से नॉलेजेबल होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो ऐसा नहीं कि खुद पहले हॉस्पिटल से बाहर भाग लिए और पेशेंट का छोड़ो, है ना। तो इस तरीके से कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि आपके हॉस्पिटल में पेशेंट हैं, जितने भी पेशेंट हैं, तो पहले आपको यूज टू ट्रेन कि आप उससे हैंडल कर पाओ, पेशेंट को आप एनकरेज करो, इवन आप पेशेंट को भी ट्रेन करो, उनके आइट साइड जो भी इक्विपमेंट है उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे यूज़ करना है, ताकि वो भी उस चीज़ से अवेयर रहें, राइट। देन अगला है फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम। अगला क्या होना चाहिए, आपको फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम होना चाहिए। जब भी आपको स्मोक जो डिटेक्टर होते हैं जो कि फायर को डिटेक्ट करते हैं, तो जहाँ पर भी स्मोक का डिटेक्ट हो और डिटेक्ट होने के बाद आपका अलार्म होना चाहिए रिसेप्शन पर और हॉस्पिटल्स के अलग अलग जगह पर, ताकि जैसे ही वो अलार्म बजे और वो अलार्म का आपके हॉस्पिटल्स में पता चले, या स्टाफ को भी कहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर फायर हुई है किसी भी एरिया में, किसी भी कॉर्नर पर, किसी भी रूम में, तो वो रिसेप्शन पर एक नंबर होना चाहिए, उसको कॉल करके जो हमारा कोड है फायर का, तो वो कोड को एक्टिवेट करना चाहिए, राइट। कोड आपका रेड कोड ब्लू जो भी कोड रेड है उसको आपको एक्टिवेट करके आपको बोलना चाहिए कोड रेड इज एक्टिवेटेड, ताकि जो मेडिकल स्टाफ है वो इसलिए उसको समझ पाए। और जब भी आप अनाउंस करें तो डायरेक्ट आप ये ना कहें कि भाई आग लग गई, राइट, हॉस्पिटल में फायर हो गई। तो इसमें होता है क्या है, जो पेशेंट के रिलेटिव होते हैं, पेशेंट का अटेंडेंट होते हैं ना, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा क्या होगा, डर जाएंगे लोग ना, घबरा जाएंगे और भागेंगे तो एक दूसरे से टकरा जाएंगे हॉस्पिटल्स में, और भी प्रॉब्लम हो सकती है।
तो मेडिकल टर्म में जो हम कोड को यूज़ करते हैं वो कोड का आप अनाउंस करें ताकि आपकी टीम को उसके बारे में अवेयर हो और जल्दी से जल्दी हम उसे हैंडल कर पाएँ, हम उसको नॉर्मलाइज कर पाएँ, राइट। ओके। देन क्लियर इमरजेंसी एग्जिट। अभी आपके हॉस्पिटल सेटअप में जब भी हॉस्पिटल्स हमारा बनाते हैं या फिर हम देखते हैं कमर्शियल जो बिल्डिंग्स होती है ना, जहाँ पर थोड़े से मॉल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फायर एग्जिस्ट होता है, राइट। फायर एग्जिस्ट एक वहाँ पर हमारा स्टिकर भी लगा हुआ होता है, आपका इंडिकेटर भी आपको लगा हुआ रहता है भाई आपको फायर एग्जिस्ट किधर है। तो फायर आपका इमरजेंसी बाहर निकलने के लिए फायर एग्जिस्ट भी आपका होना चाहिए और फायर टूल्स वगैरह आपके होने चाहिए फायर एग्जिस्ट, ताकि इमरजेंसी में आज हम स्केप कर पाएँ। प्रॉपर तरीके से सिग्नलिंग होना चाहिए, प्रॉपर इंडिकेटर आपके लगे हुए होना चाहिए। सेफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जैसे कि आपका एसी हो गया और भी जो भी अप्लायंस आपके होते हैं, जो कि आपके हॉस्पिटल वेंटिलेटर हो गया, वाईपैप हो गया ना, आपका फ़ैन हो गया, जो भी आपके मॉनिटर है, एलईडी है, तो प्रॉपर तरीके से वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए और रेगुलर उनका चेक कराते रहना चाहिए। आपका जो भी स्टाफ रहता है वो आपकी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, ताकि कभी वो फायर उनमें ना हो या किसी प्रकार का भी इलेक्ट्रिक शॉक वहाँ पर ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, राइट। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कंट्रोल ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल, जो ऐसे मटेरियल जो कि आग जल्दी पकड़ते हैं, जिनमें आग जल्दी लग जाती है, जैसे पेट्रोल हो गया ना, केरोसिन हो गया, तो ऐसे मटेरियल को बहुत हमारे सिलेंडर्स वगैरह है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होते हैं जो भी बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, हमेशा स्प्रे करते। तो कुछ क्लीनिंग एजेंट होते हैं फायर प्रूफ, तो उनको ऐसी जगह पर रखना चाहिए हॉस्पिटल्स में, और वहाँ पर हमारा रेड एरिया होना चाहिए, वहाँ पर लोग जाना नहीं चाहिए। और एक रेत हम सैंड नीचे डाल देते हैं और सैंड को इतना, जैसे जितना सरफेस है फ्लोर उसके ऊपर हम सैंड रख देते हैं, रेत को बिछाने के बाद फिर हम जो भी हमारे होते हैं हैजार्ड्स जो केमिकल्स हैं उनको हम रखते हैं। वहाँ पर रेड एरिया रहता है, वहाँ पर प्रोहिबिटेड एरिया रहता है, अदर पर्सन वहाँ पर आपका नहीं जा सकता, ये भी आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है और स्ट्रिक्टली आपको उसका ध्यान रखना होता है, राइट। देन स्मोकिंग एंड पॉलिसी एनफोर्समेंट। स्मोकिंग पॉलिसी एनफोर्समेंट, ओके। इसमें क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली आपकी जो स्मोकिंग है वो प्रोहिबिटेड होना चाहिए, है ना। स्मोकिंग आपका नहीं होना चाहिए, आपको जगह जगह लिखा होना चाहिए आपको हॉस्पिटल में स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड है, स्मोकिंग आपकी प्रतिबंधित है, स्मोकिंग आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। वो साइन आपको जितने भी हॉस्पिटल्स का आपका प्रीमाइसिस है तो वहाँ पर नो स्मोकिंग जोन होना चाहिए, इस तरीके से आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और कैमरे वगैरह शुड भी ओपन होना चाहिए ताकि आप वहाँ पर चेक कर पाएँ। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट इन द हॉस्पिटल्स। अब कैसा एक्सीडेंट्स जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर हो जाते हैं ना, तो किस तरीके से होते हैं। स्लिप एंड फॉल प्रिवेंशन, ज़्यादातर जो होता है वो क्या होता है, स्लिप, राइट। अब जो फ्लोर है वो क्लीनिंग चल रहा होता है और जो भी हमारी हाउस कीपिंग स्टाफ है वो क्लीनिंग कर रही होती है, और समटाइम कोई इमरजेंसी आ गई, कोई पेशेंट का रिलेटिव या अटेंडेंट आ गया और जल्दी जल्दी में वो स्लिप होकर के गिर जाते हैं, या जल्दी जल्दी में हम भी पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, तो कोई इमरजेंसी केसेस में तो हमारा पैर स्लिप हो गया, कुछ हो गया, तो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से यदि हम हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं तो हमारा पैर स्लिप होने की वजह से हम तो गिर रहे हैं, साथ ही साथ पेशेंट गिरेगा, उसके साथ साथ जो लोग उसको शिफ्ट कर रहे हैं उनको भी हमारा हैजार्ड हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। फ्लोर शुड भी हमारा ड्राई होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, क्लटर्स नहीं होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए। इंस्टॉल स्लिप रेजिस्टेंस फ्लोर, स्लिप रेजिस्टेंस फ्लोर होना चाहिए। और हाई रिस्क एरिया जैसे बाथरूम हो गया, किचन हो गया, बाथरूम किचन के पास, टॉयलेट के पास हमारा आपका स्लिपरी फ्लोर नहीं होना चाहिए। और जब भी आप क्लीनिंग कर रहे हो तो आप जो सिग्नल्स होते हैं, आप इंडिकेटर होते हैं, उनका आप यूज़ करें कि भाई यहाँ पर अभी वर्क इन प्रोग्रेस जैसे लिखा रहता है ना, तो वो आप इंडिकेटर है सिंगेज से उसको आप रख दें ताकि लोग उस साइड आए ना, है ना। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर पेशेंट हैंडलिंग, पेशेंट हैंडलिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जब भी आप पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हो, आप बेड से व्हील चेयर पर ले रहे हो या व्हील चेयर से आप बेड पे ले रहे हो,
आप दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हो, आप पेशेंट को एम्बुलेशन के लिए लेके जा रहे हो, तो आपका पेशेंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपकी शिफ्टिंग होनी चाहिए। उसके लिए आपका स्टाफ शुड भी ट्रेन होना चाहिए, कैसे पेशेंट को शिफ्ट करना है, क्या करना है। जब भी आप पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो आपका टेक्निक उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका पेशेंट को आप हैंडलिंग कर रहे हो तो आपका व्हील चेयर पर पेशेंट से लेने से पहले व्हील चेयर का आपको व्हील लॉक करना चाहिए, साइड रेलिंग आपको डाउन करना चाहिए। बेड सीट है यदि पेशेंट वनरेबल है तो बेड सीट को 2 लोग लेफ्ट साइड 2 लोग राइट साइड ऐसे करके 4 लोग हैं उसको आपको उठाना चाहिए। या फिर आप शिफ्टर पे भी ले रहे हैं तो आपको वो टेक्निकली आपको आगे हम देखेंगे कैसे हमको हैंडल करना है, तो उस तरीके से हमको प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए ताकि पेशेंट स्लिप होने से, फॉल होने से पेशेंट और इवन स्टाफ भी बच सके, और बॉडी जो मैकेनिक है प्रॉपर उसका यूज़ करना चाहिए, जिससे कि पेशेंट हमारा ईजिली शिफ्ट हो जाएगा। ज़्यादा हमको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा यदि हम टेक्निक से, माइंड से काम करेंगे तो, राइट। मेडिकेशन सेफ्टी, समटाइम मेडिकेशन को डबल बार कंफर्मेशन करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले। लेबल मेडिकेशन क्लियरली एंड स्टोर देम सिक्योरली, जो भी मेडिसिन है उनको लेबल होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से उनको सिक्योरली हमको ये स्टोरेज करनी चाहिए। एडिक्वेट लाइटिंग होना चाहिए, सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में आपकी लाइट होना चाहिए स्टेयर्स पर, आपकी बेल्स पर, है ना, पेशेंट्स के रूम में, बेल्ट टिल टू द प्रिवेंट एक्सीडेंट, ताकि एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर पाएँ। प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए बॉडी मैकेनिक का आपका यूज़ जब भी आप पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हो, नहीं तो समटाइम जर्क लगने की वजह से हमको भी फ्रैक्चर हो सकता है, इवन हमारा डिसलोकेशन हो सकता है। बॉडी मैकेनिक प्रॉपर यूज़ नहीं होने की वजह से पेन भी हो सकता है, तो प्रॉपर तरीके से बॉडी मैकेनिक हमारा बॉडी पोस्चर है वो सही तरीके से यूज़ होना चाहिए। बॉडी मैकेनिक के बारे में भी हम अगले वीडियोस में आने वाले टाइम में लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। सिंगेस इंडिकेटर, जो भी हजार्ड से क्लीनिंग चल रही है ना, तो रेस्ट्रिक्टेड जोन आप वहाँ पर लगा सकते हैं विजिटर के लिए, स्टाफ के लिए, ताकि बोथ उस साइड एंट्री ना करें जब भी आप क्लीनिंग वगैरह कर रहे हो। वर्क इन प्रोग्रेस जैसे लगा हुआ रहता है ना रेलवे, सॉरी हम जैसे ट्रैक पर देखते हैं ना, तो उस तरीके से ना रोडवेज पर, तो वैसा आप लगा सकते हैं। कुछ नेसेसरी हमारे स्टेप्स होते हैं जो हमको लेनी होती है, मेक द क्लाइंट भी उनसे रिलेटेड अवेयर रहे, डेंजरस चीज़ों से लेकर के हजार्ड से। एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू एंश्योर सेफ ट्रांसफ़र ऑफ क्लाइंट लेवल बेड कैन एडजस्ट। अब बेड के लेवल के हिसाब से यदि आपके पास स्ट्रेचर है तो स्ट्रेचर पर आप पेशेंट को कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो भी शुड भी बेड के लेवल पर होना चाहिए। जितना आपका बेड का लेवल है उतनी सेम लेवल आपका स्ट्रेचर का होना चाहिए। स्ट्रक्चर के आपके व्हील लॉक होना चाहिए, और जाने से पहले फिर से आप उन्हें अनलॉक करें, और पेशेंट को शिफ्ट करने से पहले उसको आप लॉक कर दें। प्रॉपर तरीके से आप शिफ्टर वगैरह को हैंडल करें, और ताकि पेशेंट हमारा नॉन स्लिपरी मटेरियल शुड बी यूज़ इन फ्लोर में जब भी आप क्लीनिंग कर रहे हैं ऐसा मटेरियल आप यूज़ करें जिससे कि वहाँ पर लोग स्लिप ना हो, उनका पैर ना फिसले और फॉल ना हो। फ्लोर शुड बी फ्लोर हमारा बॉस होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से पॉलिश होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और इमीडिएटली आफ्टर ऑर्डर टू प्रिवेंट स्लीपिंग ना, पेशेंट का क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली वहाँ पर स्लिपरी जो है इंडिकेटर लगा सकते हैं। कीप द नेसेसरी आइटम विद इन द रीच ऑफ क्लाइंट, जो नेसेसरी आइटम है वो के क्लाइंट के पास में ही होना चाहिए। बैक साइड जो ट्रॉली होती है वहीं पर आप उनको प्लेस कर दें, ताकि पेशेंट को उठ करके न जाना पड़े और पेशेंट वहाँ से फॉल ना हो बेड से, उसको किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टिकल्स ना हो। ऑलवेज अकम्पनी द पेशेंट इन हॉस्पिटल डिसओरिएंटेड पेशेंट हॉस्पिटल्स के बारे में डिसओरिएंटेड है, उसको पता नहीं है, तो आप उसे बता सकते हैं, उसे आप साथ दे सकते हैं, आप हमेशा आप उसके साथ रहना चाहिए, आप उससे गाइड प्रॉपर तरीके से करते रहें। पेशेंट अनअवेयर है तो, राइट। पेशेंट जब भी आप शिफ्ट करें व्हील चेयर को आप लॉक कर लें फर्स्ट, उसके बाद आप पेशेंट को शिफ्ट करें। अदर सेफ्टी मेजर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट आपका फॉल फ्रॉम हाइट ना हो, पेशेंट एक्सीडेंट ना हो हॉस्पिटल्स में ना। तो इस तरीके से हम पेशेंट को प्रॉपर तरीके से शिफ्टिंग कर सकते हैं और पेशेंट को हम हैंडलिंग कर सकते हैं, स्टाफ को हम ट्रेन कर सकते हैं। अबाउट फायर हो गया, सेफ्टी हो गया, CPRs वगैरह हो गया, पेशेंट को आपको कैसे शिफ्टिंग करना है, पेशेंट को आपको कैसे हैंडल करना है, स्ट्रेचर पे कैसे शिफ्ट करोगे, व्हीलचेयर पे कैसे शिफ्ट करोगे, कौन सा पेशेंट है तो कैसे करना है ना। कुछ फ्रैक्चर्स का पेशेंट है, इमोबलाइज पेशेंट है, पैरालाइज पेशेंट है,
तो किस तरीके से आप यूज़ करोगे ना, शिफ्टर आपको कब यूज़ करना है, उसके बाद स्पाइन बोर्ड का आपको कब यूज़ करना है, किस केस में आप व्हीलचेयर पे लोगे, किस केस में आप स्ट्रेचर पे लोगे, राइट। तो वो भी आपका स्टाफ उसके बारे में ट्रेन होना चाहिए। इवन आपके नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ जो भी आपका हेल्पिंग स्टाफ है उनको भी उसके बारे में ट्रेन होना चाहिए, ताकि पेशेंट हमारा प्रॉपर तरीके से हम उसको शिफ्ट कर पाएँ। और हजार्ड्स जो भी हमारे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है उसके बारे में भी ट्रेन होना चाहिए, अलार्म सिस्टम्स के बारे में ना। और जो भी हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे केमिकल्स को यूज़ ना करें जो कि स्लिप ज़्यादा हो या फिर जो फ्लेमेबल ज़्यादा हो। और यदि वो भी केमिकल्स हमारे यूज़ हो रहे कुछ भी, तो उनको एक सेफ एरिया होना चाहिए, रेड एरिया होना चाहिए, जहाँ पर हम उनको रखते हैं वहाँ पर नॉर्मल पर्सन जो है उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर मेंशन भी होना चाहिए, शुड बी मेंशन प्रोहिबिटेड एरिया। और केमिकल्स को आप सेंड रख दें, सेंड के बाद में वहाँ पर आप उनको रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं ओवरऑल स्टाफ को ट्रेन करके। उसके बाद पेशेंट को आप गाइड करके, रेलिंग्स का यूज़ करके, व्हीलचेयर का यूज़ करके, स्टेयर पे साइड रेलिंग का यूज़ करके, बेड सीट पे साइड रेल्स का यूज़ करके, और जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट है यूज़फुल वो पेशेंट के साइड में रखें, बेड साइड ट्रॉली के। उसके बाद जो फ्लोर है वो हमारा उसके लिए सिंगल्स यूज़ करें, सिग्नल इंडिकेटर, और ऐसा मटेरियल यूज़ ना करें सॉल्यूशन जो कि स्लिपरी हो एक्सेट्रा। और इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।